हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में। एज ऑफ नाउ ये दुनिया की एक बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट है जिसमें सारी दुनिया की जो कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं सरप्राइज्ड कंडीशन में है, एक अजीब से डिलेमा में है कि किसके साइड में खड़ा हुआ जाए। भारत की बात करें तो भारत के सामने भी एक अजीबोगरीब डिलेमा है कि क्या किया जाए। डिस्कस करेंगे इसमें इस समय कौन इसमें विक्टोरियस कंडीशन में है, आखिर जीत किसकी हो रही है। दुनिया में कई सारे लोगों को पता भी नहीं कि बेसिकली जीत किसकी हो रही है। तो बेसिकली यहां पर कुछ पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली इसमें कौन विक्टोरियस घोषित होगा और इसके अलावा भारत पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन बिफोर देन दैट, कंप्लीट डिटेल डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसको जान लेते हैं। एज ऑफ नाउ देखा जाए, रसिया यूक्रेन वॉर न्यूज। यूक्रेन एयरफोर्स शूट्स डाउन मिसाइल एम्ड एट कीव। कीव की बात करें, ये बेसिकली है एक कैपिटल, यूक्रेन की कैपिटल है, जो कि बेलारस से मिसाइल लॉन्च की गई थी रसिया के द्वारा। उसको बेसिकली यूक्रेन एयरफोर्स ने क्लेम किया है कि इसको हमने शूट डाउन कर लिया है। कुछ नए डेवलपमेंट हैं। यूक्रेनियन फोर्स, ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन इतना तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएगा, बट राइट नाउ दे आर ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ और इस समय उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने आप को डिफेंड करने का पुरजोर प्रयास किया है। इवनली वहां के जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग राइट नाउ और ये एक बड़ी बात है। यदि हम देखें कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स को, तो इसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा था पहले कि लड़ाई अफगानिस्तान जैसे होगी, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो देश छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये कंडीशन एज ऑफ नाउ यूक्रेन में नहीं है। तो कंडीशन थोड़ी यहाँ पे अलग है। इसके अलावा यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो हैं, उन्होंने पीस टॉक्स के लिए एग्री तो कर गए हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि बेलारस में हम लोग बातचीत करने नहीं जाएंगे। हालांकि पीस टॉक्स आमतौर पर किसी भी कंट्री में, जैसे मान लीजिए यूक्रेन और रसिया के बीच में बात चल रहा है, तो ना तो यूक्रेन में होगा ना तो रसिया में होगा, किसी ऐसी तीसरी कंट्री में होता है जहां पर माना जाता है वो न्यूट्रल एरिया है। ऐसा नहीं कि वहां पर दोनों पीस टॉक्स करने जाएं और उनमें से कोई एक दूसरे को मरवा दे। इसलिए इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि जो पीस टॉक से शांति वार्ता है वो किसी ऐसी जगह में किया जाए जहां पर चीजें न्यूट्रल हों। हालांकि यहां पर जेलेंस्की ने मना कर दिया है कि बेलारस में हम बातचीत करने नहीं जाएंगे, बिकॉज बेलारस में रसिया का प्रभाव है और हो सकता है वहां पे जाएं तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैड बीन सेड बाय हिम। एज ऑफ नाउ रसिया यूक्रेन क्राइसिस में एक नया डेवलपमेंट है कि रशियन ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन की जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, जिसका नाम है खार्किव, यहां तक पहुंच चुके हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये काफी कॉम्प्लिकेशन है। हालांकि यूक्रेन के हेल्थ मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि अब तक 198 लोगों की डेथ हो चुकी है और लगभग 1000 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। मतलब कंडीशन यूक्रेन में बहुत अच्छी नहीं है, कंडीशन काफी कॉम्प्लिकेट है। लेकिन यहां पर यूक्रेन ने सीधे आत्मसमर्पण नहीं कर दिया है। स्टिल यूक्रेन इज रजिस्टिंग, यूक्रेन अभी भी रजिस्ट कर रहा है। हालांकि बहुत सारे ब्लैंकेट बैन रसिया के ऊपर लगाए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ यदि वार लंबा खिंचता है तो दोनों ही कंट्री को भारी नुकसान होगा। यहां पे एक पॉइंट जरूर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का कहना यह है कि इसमें बेसिकली क्या रसिया विक्टोरियस हो रहा है इस युद्ध के बाद? क्या रसिया का जो कंडीशन है वो ज्यादा बेहतर होगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, यदि इंटरनेशनल समसामरिक यदि हम देखें उस लेवल में, या इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेंस की बात करें तो क्या रसिया का डोमिनेंस बढ़ेगा? यहां पर कई लोग कह रहे हैं कि यस, पुतिन की जो लीडरशिप है वो एक अलग लेवल पे एक्सेप्ट की जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है। प्रेजेंट कंडीशन में बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनको बेसिकली बोला जा रहा है कि ही इज क्वाइट वीक प्रेसिडेंट। बाइडेन जो है वो काफी कमजोर प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बाइडेन की और पुतिन की बेसिकली कभी नहीं बनती थी। और इवेंटली देखा जाए तो जो पुराने इलेक्शन हुए थे उसमें ऐसा माना जा रहा था कि पुतिन ने ट्रंप वाले इलेक्शन में कुछ इंटरफेयर भी किया था। तो इसके चलते पुतिन और बाइडेन के जो रिलेशन है वो काफी खराब है। अब दूसरी कंडीशन यहां पर यह है कि बाइडेन जो है वो चाहते थे कि पुतिन का किस तरह से नुकसान किया जाए। अब देखिए, बाइडेन यहां पर दूर बैठे हुए हैं, यूएस काफी दूर बैठा हुआ है। अब यहां पर पुतिन और जेलेंस्की के बीच बात चल रहा है। अब देखिए, अगर किसी कंडीशन बुरी करनी हो तो आपको सीधे लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। यदि आप सीधे लड़ाई लड़ोगे तो आपको नुकसान होगा। तो यहां पर क्या, उसके पड़ोसी से उसको लड़ा दो, ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दो कि पड़ोसी से लड़ने लग जाए। क्योंकि यूक्रेन बेसिकली, यूक्रेन को नाटो को मेंबर बनाने के चलते यूक्रेन को प्रॉमिस किया गया कि हाँ हाँ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। लास्ट टाइम भले नहीं किया, लेकिन देखा है तो यूक्रेन ने नाटो के एक बदौलत उसने रसिया से विवाद ले लिया।
नाउ उक्रेन और रसिया दोनों इस समय लड़ रहे हैं और ये बात सही है, एक युद्ध में बिलियंस ऑफ द डॉलर पैसे खर्च होते हैं। मैं कहूंगा कि इसमें इवनली एक फाइटर प्लेन भी डैमेज होता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर का फाइटर प्लेन डैमेज आता है। मतलब तकरीबन ऐसी होगी, रसिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही पीछे चली जाएगी। मैं कहूंगा हो सकता है 10 साल पीछे चले जाएं, बिकॉज सैकड़ों बिलियन डॉलर बिल्कुल फ्लश आउट हो जाएंगे, देश से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में उस देश के लिए वापस से रिकवरी करना, चीजें इतनी आसान नहीं होगी जितना चीजें लग रही है। और ऐसी कंडीशन है, पुतिन कंडीशन वैसे भी कमजोर हो जाएगी। हो सकता है आने वाले कल में जब इकोनॉमिक कंडीशन रसिया की खराब हो, वहां पर विद्रोह हो जाए, और यदि विद्रोह होता है तो उसका बेनिफिट लास्ट में किसको मिलेगा? उसका विद्रोह लास्ट में यूएस को मिलेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो वॉर है, वॉर किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। और यदि किसी को दूर से बैठ के देखना है तो ये दो कंट्रीज के बीच में बात करा दीजिए, जैसे भारत और पाकिस्तान की बात करें। यदि इंडिया और पाकिस्तान में यदि युद्ध होता है, हो सकता है यहां पर इंडिया की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, काफी मजबूत है, ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान काफी कमजोर है इकोनॉमिक लेवल में। लेकिन कहते हैं कितना भी छोटा वॉर हो, कितना भी सिंपल वॉर हो, लेकिन उसमें विनिंग कंट्री को भी लूजिंग कंडीशन मिलती है, बिकॉज विनिंग कंट्री को भी काफी ज्यादा इकोनॉमिकल तरीके से लॉस होता है और वो कंट्री काफी पीछे चले आती है। इसलिए कहते हैं कि इस वॉर में बेशक बाइडेन को लोग कमजोर मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइडेन इज वेल नोन पॉलिटिशियन। इतिहास के पन्नों में यदि आप देखेंगे युद्ध की एक यदि आप कभी हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको पता होगा जिन जिन लोगों ने युद्ध लड़ा है उनकी कंडीशन बाद में कमजोर हुई है। तो यहां पर देखा है तो बाइडेन कैन बी कॉल्ड एज ए विक्टोरियस, बिकॉज बाइडेन दूर से बैठकर तमाशा देख रहे हैं। और कमाल की बात है, रसिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। तो आने वाले कल में मैं कहूंगा विक्टोरियस कौन होगा, तो डेफिनेटली बाइडेन विल बी विक्टोरियस, बिकॉज बाइडेन ने यहां पर काफी कूटनीति का इस्तेमाल किया है। एनीवे लेट्स डू नॉट डिस्कस दैट थिंग टू मच। हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट ये है कि एज ऑफ नो प्रेजेंट डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट और भी है। इंडिया की बात करें तो ऑब्वियस सी बात आप लोग जानते हैं कि यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई, भारत ने वहां पर अब्सटेन कर दिया। भारत ने ये एक्सप्लेनेटरी नोट दिया है जिसे बोला है भारत ने कि हमने क्यों यहां पर प्रॉपर तरीके से वोट नहीं डाला है। प्रॉपर लिखा है, इंडिया इज डीपली डिस्टर्ब बाय द रिसेंट टर्म ऑफ डेवलपमेंट इन यूक्रेन। और ये पूरी लंबी लाइन बोला है भारत ने, लेकिन लास्ट बोला है वी अब्सटेन फ्रॉम दिस रेजोल्यूशन, मतलब हम इसे वोट नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पता होना चाहिए, एज ऑफ नो इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ऑफ नो कुल मिला के 15 मेंबर होते हैं, जिससे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ये परमानेंट मेंबर जो है जिनके पास वीटो पावर होता है, जिसमें यूएस हो गया, यूएस के बाद यूके हो गया, यूके के बाद फ्रांस हो गया, फ्रांस के बाद चाइना और रसिया हो गई। कुल मिला के 5 कंट्री जिनके पास एज ऑफ नो वीटो पावर है। तो रसिया के अगेंस्ट में हो रहा है, तो रसिया तो वोट नहीं कर रहा था, लेकिन चाइना ने यहां पर अब्सटेन किया। चाइना ने भी यहां पर प्रॉपर तरीके से वोट नहीं किया है। ना चाइना ने सपोर्ट किया रसिया सही कर रहा है, ना चाइना ने बेसिकली इससे एग्री किया कि चाइना गलत कर रहा है। एनीवे रसिया गलत कर रहा है। एनीवे इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर की बात करें तो नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं 10। ये जो 10 मेंबर होते हैं ये 2-2 साल के लिए चुने आते हैं, फॉर 2 ईयर्स, जस्ट फॉर 2 ईयर्स। अब इसमें देखा है तो इसमें लगभग सभी कंट्री ने वोट किया है कि यहां पर कंडेम किया है कि रसिया ने जो किया गलत किया। लेकिन 2 कंट्री, एक तो यूनाइटेड अरब अमीरात और यहां पर एक है इंडिया, इन दोनों ने देखा जाए तो यहां पर अब्सटेन कर दिया है। इन्होंने बोला है कि नहीं हम वोट ही नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो एज ऑफ नाउ रसिया को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट के लिए बात करें तो चाइना है, रसिया है, यूएई है और इंडिया है। ये 4 कंट्री इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट की हैं। अब नाउ यदि हम बात करें इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद यूक्रेन प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात किया कि साहब आप रसिया को सपोर्ट करना बंद करिए, और बोला कि भारत को चाहिए कि भारत जो है एज ऑफ नो यूक्रेन को सपोर्ट करे। बिकॉज जो युद्ध है, युद्ध देखिए वार की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन होती है, लोग अपने ईगो के लिए एक युद्ध लड़ते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बातचीत करके सॉल्व की जा सकती है, लेकिन उसको हम ईगो के चलते लड़ाई लड़ते हैं। और कमाल की बात यह है कि वॉर में जो युद्ध लड़ने जाता है उसकी कंडीशन क्या होती है ये हर कोई महसूस नहीं कर सकता। यदि हमारे देश में देखें तो हमारे देश में भी चाइना और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था गलवान वैली में। तो जिन लोगों के घर वाले, जो सैनिक गलवान वैली में थे, उनके चाहे वो इंडिया साइड हो चाहे चाइना साइड हो, उनके घर वालों की कंडीशन क्या रही है वो शायद वो ही जानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जो लोग वार में जाते हैं, जिस कंट्री में वार की कंडीशन होती है, वहां के लोग उस चीज को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि दूर से देख के हमें केवल कमेंट्री करना होता है,
हमें केवल इंजॉयमेंट करना होता है, हमें एक मूवी जैसे उसे इंजॉय करना होता है। मूवी में तो रियल इंजॉयमेंट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन देखा है तो जो लोग रियल में सफ़र करते हैं, जिन लोगों के घर में ट्रेजेडी होती है, जिन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया होता है, वो चीज़ें शायद हम और आप महसूस नहीं कर सकते। इसलिए वॉर जो है उन लोगों के लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता जो खुद उस युद्ध के पार्ट होते हैं। एनीवे, तो यहां पर देखा जाए तो जेलेंस्की ने भारत से सपोर्ट ही मांगा है। इसके अलावा नए डेवलपमेंट में देखा जाए तो यूएस एलाइज ने इस समय रसिया के ऊपर लगा दिया है एक बहुत बड़ा सैंक्शन, जिसे बोलते हैं स्विफ्ट बैन। काफी खतरनाक बैन है। यदि किसी कंट्री के ऊपर लगता है तो उस कंट्री को बर्बाद करने के लिए यह बैन पर्याप्त है। तो यदि यह युद्ध कुछ दिनों तक चल जाता है तो रसिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल टूट सकती है, और यह रसिया के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पुतिन के लिए बहुत ही दर्दनाक साबित हो सकता है। और यह जो नया सैंक्शन है स्विफ्ट बैन, यदि इसके बारे में आप समझना चाहें तो स्विफ्ट क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मतलब पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है रसिया के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूट्यूब की बात करें, जो उनका एडसेंस अकाउंट है वो रशियन के लिए फ्रीज कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पर फ्रीज कर दिया गया है। मतलब रसिया को किसी भी तरह से फंड का ट्रांसफर नहीं होगा। फॉरेक्स रिजर्व जो रसिया के पास में एज ऑफ नाउ वर्ल्ड के 3rd लेवल पे है, वो देखा है तो वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा अमाउंट डॉलर का है। तो ये सारे नुकसान रसिया को एज ऑफ नाउ होंगे, जो रसिया को डेफिनेटली रसिया की कमर तोड़ देंगे, जो अपने आप में रसिया के लिए काफी पेनफुल होगा। एनीवे, तो ये भी एक बैन जो है आने वाले कल में, हालांकि इसको बोला जा रहा है कि ये जो बैन है जो रसिया के ऊपर लगाया गया है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के प्रयासों के द्वारा, तो ये बोला जा रहा है कि हो सकता है दिस इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियर, दिस इज लाइक इकोनॉमिक न्यूक्लियर बम, दिस इज कॉल्ड एज ए इकोनॉमिक न्यूक्लियर बम। मतलब ये जो है किसी न्यूक्लियर बम से कम नहीं है। ये रसिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए स्विफ्ट बैन पर्याप्त है। एनीवे, इसके अलावा देखा तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट और भी है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, इनके बारे में देखा जाए तो पहले उम्मीद लगा रहे थे कि लोग शायद ही देश छोड़ के चले जाएं, लेकिन जेलेंस्की का जो कमिटमेंट है वो यहां पर काफी मजबूत है। हालांकि जेलेंस्की का जो परिवार के यदि हम देखें तो जेलेंस्की उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो परिवार ने अपने लाइफ टाइम में काफी स्ट्रगल झेले हैं। जेलेंस्की उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कभी जर्मनी में हुआ करती थी, और देखा है तो इनके जो ग्रैंडफादर हैं ये बेसिकली ही वाज इन जर्मनी। और जब जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ था, आपको याद होगा हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होलोकॉस्ट किया था। होलोकॉस्ट का मतलब है जो ज्यूस हुआ करते थे उनको भट्टियों में डाल के जलवा दिया था। और देखा जाए तो ये वो ज्यूस थे जो वहां से बचकर निकल गए थे। देन आफ्टर ही केम टू रसिया, ही फॉट फॉर रसिया एंड देन जर्मनी वाज डिफीटेड। तो देखा जाए तो यहां पर चीजें बिल्कुल अलग सी हैं। तो जेलेंस्की की जो फैमिली है वो कोई ऐसी नहीं है कि मतलब वो ऐसी रही हो कि मतलब उनका वॉर से कोई मतलब नहीं हो। ही वाज, हिज फैमिली वाज लाइक एज ए वॉर फैमिली। मतलब जिस फैमिली ने पहले भी वॉर देखा है। तो पहले जेलेंस्की एक कॉमेडियन हुआ करते थे, लेकिन एज ऑफ नाउ जेलेंस्की इज एक्टिंग एज ए नेशनल हीरो, बिकॉज जेलेंस्की ने जो कमिटमेंट दिखाया, रेजिस्टेंस दिखाया है, वो काफी बड़ी बात है। नाउ एक और महत्वपूर्ण बात है रसिया यूक्रेन वॉर में। एज ऑफ नाउ अभी तो यूरोपियन यूनियन हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, बिकॉज दे थॉट दैट यूक्रेन इज शोइंग रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई वी शुड आल्सो शो सम काइंड ऑफ सपोर्ट। तो जर्मनी की बात करें, जर्मनी ने भेजा है एंटी टैंक वेपन्स, स्टिंगर मिसाइल्स यूक्रेन में, जो कि रसिया से लड़ने में इन्हें काफी बेनिफिट मिलेगा। 1000 एंटी टैंक वेपन्स भेजे गए हैं, 500 स्टिंगर क्लास सरफेस टू एयर मिसाइल भेजे गए यूक्रेन में, जो डेफिनेटली यहां पर यूक्रेन को काफी हेल्प करेगा। एज ऑफ नो यदि यहां पर जर्मनी ने हेल्प करना शुरू कर दिया, यूके है और बहुत सारी कंट्री धीरे धीरे हेल्प करना शुरू करेंगी, तो रसिया के लिए और पुतिन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है, जो कि एक जिद उनके लिए काफी भारी हो सकती है। आप देखते हैं वर्ल्ड मैप में, थोड़ी सी देख लेते हैं कि वर्ल्ड मैप में क्या कैसी कंडीशन है। तो वर्ल्ड मैप के लोकेशन को यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये वर्ल्ड है और यहां पर है हमारा प्यारा इंडिया, और लुक एट दिस वन, ये है रसिया, और यहां पर देखने के लिए मिलेगा आपको ये है यूक्रेन, ये जो बैगनी कलर का है। यदि इस मैप में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे यूक्रेन दिखेगा, ऊपर है बेलारस, तो बेलारस में भी एज ऑफ रसिया का प्रभाव है, और नीचे रोमानिया है, मोल्डोवा है, पोलैंड है, लिथुआनिया है, और ये सारी कंट्रीज हैं। हालांकि देखा जाए तो एज ऑफ नो रसिया से डर के
फिनलैंड और स्वीडन हैड आल्सो बीन प्लानिंग दैट कि वो नाटो का मेंबर बन जाएंगे। नाटो क्या है? नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में देखें तो यहां पर यूएस और कनाडा को छोड़कर यूरोप की बहुत सारी कंट्री, मतलब 28 कंट्री और भी हैं। नाटो की बात करें तो नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और यहां पर यह है कि इन 30 कंट्री में किसी भी कंट्री में तो कोई अटैक किया जाएगा तो माना जाएगा कि सारी कंट्री में अटैक हुआ है। तो एक्चुअली वार की जो मुख्य वजह है वो क्या थी? वार की मुख्य वजह थी कि यूक्रेन हैड बीन प्लानिंग टू बिकम द पार्ट ऑफ रशिया। 1991 के बाद देखा जाए तो यहां पे यूएसएसआर का जब फ्रेगमेंटेशन हुआ था 1991 में, यूएसएसआर का फ्रेगमेंटेशन हुआ था, यूएसएसआर कई पार्ट में टूट गया था, विभाजित हो गया था। इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे पार्ट हैं। लुक एट दिस वन, यहां पर 15 पार्ट हैं जिसमें सबसे बड़ा पार्ट रशिया था। उसके बाद यहां पर छोटी छोटी कंट्री है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, बेलारस है, इसके अलावा यूक्रेन है, यूक्रेन जो कि सबसे काफी बड़ा था। हालांकि सबसे बड़ा पार्ट जो था वो था कजाकिस्तान। तो ये सारी कंट्री छोटी छोटी कंट्री एज ऑफ नाउ बन गई हैं। नाउ कंडीशन अब ऐसी बन गई है जो कि एक वॉर जैसी कंडीशन वापस से काफी जनरेट हो रही है। और यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे ये कंट्री आपको मिलेगी, ये है आपका नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इनकी बात करें तो इनका जो है, फिनलैंड की बात करें, ये जो फिनलैंड है इसके साथ रशिया का एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है। तो जब यहां पर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना शुरू, देखिए नाटो को ज्वाइन करने का मतलब यह है कि एज ऑफ नो रशिया के साथ में नाटो कंट्रीज का डायरेक्ट बॉर्डर इतना बड़ा शेयर नहीं करता। लेकिन यूक्रेन नाटो में ज्वाइन कर लेता है तो यूक्रेन का इतना सारा जो बड़ा बॉर्डर है ये पूरा का पूरा रशिया के साथ टच कर जाएगा। तो यहां पर जो मॉस्को है इसके काफी नजदीक यदि नाटो की मिसाइल यहां पर स्टेब्लिश होती हैं तो मॉस्को के काफी नजदीक पहुंच जाएंगी, जो अपने आप रशिया के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर देता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये भी एक बड़ी वजह है कि रशिया जो है इस युद्ध को लड़ाई लड़ रहा है। अब देखा जाए तो यहां पे आपको पता होना चाहिए 2010 तक की बात करें तो 2010 तक ऐसी कंडीशन थी कि यूक्रेन में जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो रशिया समर्थित हुआ करती थी, मतलब रशिया काफी करीब हुआ करते थे। 2014 की बात करें, 2014 में जो उनके समर्थित जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूक्रेन के, उनके अगेंस्ट में पूरे यूक्रेन में काफी बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन होने के बाद में फाइनली उन्हें पद छोड़ के जाना पड़ा। एवनली कंडीशन ऐसी हो गई कि उन्हें वहां से छोड़कर प्रॉपर रशिया भाग के जाना पड़ा, रशिया ने संरक्षण दिया। लेकिन अब देखा है 2014 के बाद में यहां पर एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो यूक्रेन की ओरिजिनल यूक्रेन की गवर्नमेंट थी, मतलब रशिया का पपेट नहीं था बेसिकली। लेकिन इसके बाद देखा तो रशिया को और भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रशिया को समस्याओं का सामना ये करना पड़ा कि देखिए एज ऑफ नो देखा है तो आपको पता होना चाहिए, मैंने डिस्कस किया था कि यूरोप कंट्री जो हैं वो लगभग 30% गैस की सप्लाई उन्हें यूक्रेन के माध्यम से होती है। ऑलराइट, तो यूक्रेन में बहुत सारी जो पाइप्स हैं वो यहाँ बिछी हुई हैं, गैस पाइपलाइन। तो गैस पाइपलाइन, गैस सप्लाई होती है यहां से, और जब गैस सप्लाई होती है तो इसमें जो यूक्रेन है इसको बहुत सारा पैसा मिलता है, क्योंकि गैस पाइपलाइन रशिया की यूक्रेन से क्रॉस होगी तो यहां पर यूक्रेन को पैसा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसके चलते यूक्रेन ने 2014 के बाद में इस जो ये चार्जेस हैं इसको बढ़ाना शुरू कर दिया, और बढ़ाते बढ़ाते एज ऑफ नो काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके चलते रशिया के ऊपर काफी ज्यादा इकोनॉमिक लेवल पे कह सकते हैं एक बड़ा लोड पैदा हो गया। और ये भी देखा है तो इस लड़ाई की एक मुख्य वजह है कि रशिया को इकोनॉमिक लेवल पे काफी लोड यूक्रेन ने बढ़ाया है, और इसके चलते भी रशिया यहां पर यूक्रेन में अटैक कर रहा है। तो बेसिकली रशिया को लड़ाई लड़ने की 2-3 वजह हैं। पहली बात तो ये गैस पाइपलाइन वाला है, और दूसरा है यूक्रेन में ऐसी पार्टी की सरकार है जो रशिया को पसंद नहीं करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग वो नाटो का मेंबर बनने वाला है। यदि नाटो का मेंबर बनता है तो एज ऑफ नो रशिया का जो मॉस्को है वहां की यदि हम बात करें तो उसके साथ में पश्चिमी देशों की दूरी काफी ज्यादा है, तकरीबन कह सकते हैं लगभग 1500 किलोमीटर से ऊपर का है। लेकिन यूक्रेन इसका मेंबर बन जाता है तो यहां पे सीधे करीबन 600-650 किलोमीटर का ही डिस्टेंस रह जाएगा, जो अपने आप में रशिया के लिए एक खतरा बन सकता है। एंड दीज आर सम ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ दैट थिंग रशिया इस समय काफी अग्रेसिव है। लेकिन ये जो लड़ाई है वो शायद यहां पर पुतिन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज यहां पर पुतिन की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वहां पर काफी सारे सैंक्शंस ऑलरेडी लग चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पुतिन को वापस से बैक ऑफ करना पड़ सकता है। हालांकि पता होना चाहिए पहली लड़ाई नहीं है, पहले भी लड़ाई यहां हुई थी जब अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन थे, अफगानिस्तान में जब इसने रशिया ने अटैक किया था और वहां के जो मुजाहिदीन है, मुजाहिदीन को अमेरिका ने सपोर्ट किया था और मुजाहिदीन से रशिया को हार कर वापस जाना पड़ा था।
तो ऐसे बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं जहां पे रसिया को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं रसिया यहां पर विक्टोरियस हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो रसिया ने लुहांस्क और डोनेस्क को प्रॉपर तरीके से कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर ही लिया है, तो आप जानते ही हैं, जो कि बेसिकली ईस्टर्न बॉर्डर है रसिया के साथ में शेयर करती हैं। इसके अलावा क्रीमिया की बात करें, क्रीमिया को तो पहले ही अपने आप में मिला लिया था। नाउ ये है रसिया का एडवांसमेंट। रसिया हालांकि 3 तरफ से इस समय यूक्रेन को कवर कर रखा है, और देखा तो ऊपर से बेलारस से भी इसकी सेनाएं अंदर इंटर कर रही हैं। इसके अलावा जो ईस्टर्न बाउंड्री है इधर से तो शेयर इंटर कर ही रही हैं पूर्वी तरफ से, और नीचे से क्रीमिया की बात करें, क्रीमिया से भी यहाँ पर इंटर कर रही हैं। तो कुल मिला के यूक्रेन को 3 साइड से ऑलरेडी कवर कर लिया है। यदि हम बात करें मिलिट्री कैपेसिटी की बात करें तो रसिया की मिलिट्री कैपेसिटी काफ़ी मजबूत है। आप ये देखेंगे, यहाँ पे डेटा देखेंगे तो एस्टिमेटेड आर्म फोर्सेज में यूक्रेन के पास जो सोल्जर हैं एज ऑफ नाउ 2.5 लाख के आसपास हैं। टैंक्स की बात करें लगभग 2500 टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट लगभग 350 हैं, वारशिप 25 हैं। लेकिन वहीं पे रसिया की बात करें, रसिया के पास लगभग 10 लाख सोल्जर्स हैं, 13,000 टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट 4000 से ऊपर हैं, वारशिप 600 के से ऊपर हैं। न्यूक्स मिसाइल की बात करें तो रसिया के पास एज ऑफ नाउ 6500 से ऊपर न्यूक मिसाइल है। तो कह सकते हैं ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे रसिया काफी डोमिनेटिंग कंडीशन में है, जो कि रसिया को यहां पर काफी मजबूत बनाता है। लेकिन यदि यूक्रेन यहां पर रेजिस्टेंस दिखाता है और यदि युद्ध कई दिनों तक लग जाता है, कई दिनों तक चलता रहता है, तो इससे रसिया को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो रसिया की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तोड़ देगा, कमर तोड़ देगा। क्योंकि स्विफ्ट बैन भी रसिया के ऊपर लगा दिया गया है, और स्विफ्ट बैन लगने के कारण रसिया को ऑलरेडी सैकड़ों बिलियन डॉलर का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। आने वाले कल में यदि ऐसा कंडीशन बढ़ती है कि लगता है कि आने वाले कल में युद्ध और बढ़ेगा, तो रसिया को शायद काफी ज्यादा आर्थिक हालातों की समस्याएं सामना करना पड़ सकता है। एनीवे, एज ऑफ नो एडवांसमेंट की बात करें, बता दिया मैंने आप लोगों को, जो ईस्टर्न बाउंड्री है इधर तो ठीक है, लेकिन जो नॉर्थ साइड है यहां से भी रसिया का एडवांसमेंट बढ़ रहा है। साउथ साइड से, क्रीमिया साइड से तो बढ़ ही रहा है। तो धीरे धीरे जो कीव है इसके पास तक रशियन ट्रूप्स पहुंचने वाले हैं। तो ये रहा इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन, काफी सारा हमने डिस्कस कर लिया। डिस्कशन कभी से वाइंड अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन आपको क्या लगता है, अपने ओपिनियन जरूर नीचे शेयर करें। जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विस नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप उस फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।